तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेड कलर की कैंडल क्या होती है और ग्रीन कलर की कैंडल क्या होती है एंड अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो रेड कलर की कैंडल एक बार और बता दूं कि रेड कलर की कैंडल ये है कि मार्केट में जहां से भी प्राइस था और वहां से अगर मार्केट में प्राइस नीचे आया, इसका मतलब है रेड कैंडल वो इंडिकेट करेगी कि प्राइस यहां से यहां गिरा। मतलब जब भी मार्केट में प्राइस गिरेगा इसका मतलब है रेड कैंडल। जैसे कि प्राइस यहाँ था, इस कैंडल पे प्राइस था और वो यहाँ पे आके बंद हुआ, यहाँ पे आके क्लोज हुआ, मतलब 23894 पे आया, इसका मतलब वो रेड कैंडल इंडिकेट करेगी। और अगर प्राइस जहाँ था वहाँ से बढ़ के बंद हुआ, इसका मतलब वो ग्रीन कैंडल जो है वो इंडिकेट करेगी। मतलब ग्रीन कैंडल बताएगी कि यहाँ से प्राइस बढ़ा। जहाँ भी मार्केट में आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, इसका मतलब है कि यहाँ प्राइस बढ़ा। एंड जहाँ रेड कैंडल दिख रही है, इसका मतलब है कि यहाँ से प्राइस जो है गिरा। तो ये चीज़ हो गई। एंड अगर मल्टीपल रेड कैंडल आ रही है और मार्केट में प्राइस नीचे जा रहा है, कैंडल रेड आ रही है, तो इसका मतलब है वो डाउन ट्रेंड है। एंड अगर ग्रीन कैंडल आ रही है और मार्केट में प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका मतलब है कि वो अप ट्रेंड में है। मार्केट ट्रेंड हो गया जब प्राइस जो है नीचे की तरफ धीरे धीरे जा रहा हो, ट्रेंड बनाता हुआ, ग्रीन रेड कैंडल का कॉम्बिनेशन बनाता हुआ नीचे गिर रहा हो, डाउन ट्रेंड। एंड ग्रीन कैंडल आ रही हो, छोटी छोटी रेड कैंडल आ रही हो बीच में, या डायरेक्ट ग्रीन कैंडल आ रही हो लगातार, तो वो अप ट्रेंड हो जाएगा। प्राइस ऊपर जाया जा रहा है धीरे धीरे, तो अप ट्रेंड में है मार्केट। नीचे गिर रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में है। रेड कैंडल का मतलब है कि प्राइस जहाँ था और जहाँ से बढ़ा, उसका मतलब है वहाँ पे ग्रीन कैंडल, मतलब प्राइस इस जगह पे बढ़ा। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल है, इसके बाद ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब प्राइस यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस गिरा है, इसका मतलब ये हो गया। तो ये तो होगी सिंपल सी चीज़। अब हम एपिसोड 2 में चलते हैं, जिसके जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बार इमेज खोल लूँ कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स में आपको थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे मार्केट होते हैं। थोड़ा सा जूम इसको, कंट्रोल माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो अभी सबसे पहले मैं आपको इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, कितने तरीके के मार्केट होते हैं। तो मार्केट ना, जैसे एक होता है स्टॉक मार्केट, ठीक है, स्टॉक मार्केट होता है एक होता है। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है, हर कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे सपोज करो अगर आपको रिलायंस के शेयर खरीदने हैं या इंडिया के स्टॉक का कोई भी शेयर खरीदना है, टाटा के शेयर खरीदने हैं, तो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। इसी तरह हर कंट्री का स्टॉक मार्केट अलग अलग होता है। जापान का अलग है, चाइना का अलग है, ठीक है। एंड स्टॉक मार्केट हर कंट्री का अपना जो है वो अलग अलग है। तो अमेरिका में सपोज करो अब आपके एप्पल के शेयर खरीदने हैं, तो एप्पल का शेयर खरीदने के लिए आपको जो है अमेरिकन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये हर कंट्री का अलग रहता है, ठीक है। तो ये हर कंट्री में अपना अलग स्टॉक मार्केट रहता है, ठीक है। तो ये कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट। सपोज करो अगर आप करते इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो एंड आपको खरीदना है एप्पल का शेयर, तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में तो ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगा। वो अमेरिकन कंपनी है, वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में ही लिस्टेड होगी। तो एक होता है स्टॉक मार्केट। अब होती है क्रिप्टो की बात, ठीक है। अब होता है क्रिप्टो मार्केट। आपने सुना होगा क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, फॉरेक्स में, किस में, तो एक होता है क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट में आप मल्टीपल चीज़ें, जैसे कॉइन्स हो गए, जैसे बिटकॉइन, एंड ये हो गया, बिटकॉइन हो गया आपको इथेरियम बाय करना है, सोलाना बाय करना है, बिटकॉइन जो आप सब ने सुना ही होगा, बिटकॉइन अवेयर। तो जैसे बिटकॉइन खरीदना है, ये जो भी कोई भी कॉइन खरीदना है या कोई भी डिजिटल करेंसी खरीदनी है, जैसे इथेरियम, सोलाना एंड मल्टीपल है, जैसे PIP-USD, जो भी आप कॉइन सुनते हो, कोई भी कॉइन खरीदना है आपको, वो आपको क्रिप्टो मार्केट में मिलेगा, ठीक है। एंड उसके लिए हर देश में अलग अलग ऐप प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे इंडिया में डेल्टा एक्सचेंज है, और बाइनेंस जो है वो ग्लोबल है, वो मतलब वो मल्टीपल जगह पे यूज होता है। तो बाइनेंस से खरीद सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट सबके लिए सेम है, बट सबका स्टॉक मार्केट अलग अलग रहता है, ठीक है। जैसे यूएस का स्टॉक मार्केट अलग है, वहाँ पे जितनी भी यूएस की कंपनीज हैं वो लिस्टेड रहेंगी। क्रिप्टो मार्केट सबके लिए सेम है। क्रिप्टो में जैसे अगर सपोज करो एक बंदा आके अमेरिका में बैठा हुआ है, वो क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा है, तो वो भी क्रिप्टो में जा रहा है, और एक इंडिया में बैठा है वो भी क्रिप्टो में है। तो क्रिप्टो मार्केट तो सबके लिए सेम है, ठीक है। आपको कोई भी कॉइन खरीदना है या बिटकॉइन, इथेरियम की ट्रेडिंग करनी है, वो क्रिप्टो में होगी। ये हो गया क्रिप्टो का पार्ट, ये हो गया स्टॉक मार्केट का। अब वो एक आता है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट भी सबके लिए सेम है, ठीक है।
आपने देखा हो कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, आप न्यूज़पेपर में भी देखते हो कि गोल्ड में इतना इतना गिरावट आ गई, इतना जो है इतना बढ़ गया गोल्ड। या ये कोई भी न्यूज़ आती है तो जैसे ट्रम्प कोई न्यूज़ दे या वॉर अमेरिका का हो रहा हो, ठीक है, उसमें गोल्ड गिर जाता है, बढ़ जाता है, ईरान का वॉर हो। तो गोल्ड क्या है ना, गोल्ड ये सब फॉरेक्स मार्केट में आता है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ये मल्टीपल चीज़ें जो हैं ये फॉरेक्स मार्केट में आती है। करेंसी पेयर, जैसे आप कहते हो इंडियन रुपी जो है गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो वो कहाँ पे ट्रेड हो रहा है? वो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड हो रहा है। सभी करेंसी पेयर, जैसे यूएस डॉलर हो गया, गोल्ड हो गया, एक सेकेंड, तो ये सब जो हैं ये फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। देखो गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, यूएस ऑयल, मतलब जो क्रूड ऑयल होता है वो ये सब चीज़ें, एंड आपका ये करेंसी पेयर यूरो यूएसडी मतलब यूरोपियन जो करेंसी है उसको बोलते हैं, और INR यूएसडी हो गया, ठीक है। तो जितने भी ये चीज़ें हैं ये सब फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड होती हैं। तो इतने तरीके के मार्केट होते हैं जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, 3 तरीके के जो हैं ये वेल नोन मार्केट हैं जहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। तो अगर गोल्ड, सिल्वर, यूएस ऑयल, तो ये सारी चीज़ें, गोल्ड, सिल्वर, यूएस ऑयल, यूरो, यूएसडी, INR, सब जो है आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। एंड स्टॉक मार्केट में आप अपनी देश की कंपनी के लिस्टेड शेयर्स में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एंड क्रिप्टो में आप बिटकॉइन, गोल्ड वगैरह। तो ये थे हमारे मार्केट। लेकिन अब आ जाता है एक बहुत वास्ट, जो मतलब ये काफ़ी बड़ा चीज़ हो गई, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टॉक मार्केट के बारे में। क्योंकि पहले स्टॉक मार्केट ही बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, इसी के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर मार्केट में कैसे ट्रेड होता है, तो वो सब चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। फिर बाद में क्रिप्टो के, फॉरेक्स के। तो इस एपिसोड में हम स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम स्टॉक मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा है कि ये इमेज जो है आपको दिखा रही है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर शेयर ऑफ कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो कंपनीज जो है ना, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर लोग आकर के, जैसे किसी कंपनी को अपने शेयर लिस्ट कराने हैं, तो वहाँ पे आके लोग बायर्स एंड सेलर्स आके उस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। एक तरीके से इट्स अ मार्केट वेयर पीपल कैन बाय एंड सेल स्टॉक्स, ठीक है। तो जैसे कि आपको शेयर खरीदना है तो उसके लिए शेयर मार्केट, कुछ बोलते हैं ना, हमें शेयर मार्केट सीखना है, तो शेयर मार्केट नहीं, वो स्टॉक मार्केट होता है, जहाँ पे आपको सभी कंपनी के जो है स्टॉक्स मिल सकते हैं। तो और अब क्या होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, हम जो है ना, जैसे हम ट्रेड करते हैं, हम क्या करते हैं, शेयर्स में ट्रेड करते हैं। वैसे तो इसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड मल्टीपल चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शेयर क्या होता है। जैसे सपोज़ करो, अगर हम कोई कंपनी को सपोज़ हमने इन्फोसिस कंपनी है, उसका अगर मैं एक शेयर भी लूँ, मेरे पैसे से मैं वैल्यू नहीं करता। सपोज़ करो अगर मेरे पास 10,000 शेयर हैं या एक शेयर है, तब भी मैं उस कंपनी का ओनर माना जाऊंगा। तो कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जैसे डिविडेंड ऑफ सब मेरे पास रेन इंडस्ट्रीज़ की, या मतलब उसकी कभी कभार मीटिंग्स की जो अपडेट्स हैं वो मेरी मेल पर वो भेजते हैं, क्योंकि मैं भी एक उसका, भले ही मैं उसका एक बहुत छोटा ओनर हूँ, बहुत छोटा पार्ट ओन करता हूँ, बट मैं फिर भी उसका ओनर हूँ। तो उसी तरीके से जैसे अब अमेज़ॉन में जेफ बेजोस जो है अमेज़ॉन का 8% ओनर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास भी इसका, जैसे ही आप किसी कंपनी का शेयर बाय करते हो, आप भी उसके ओनर बन चुके हो, ठीक है। तो ये हो गया शेयर, ये हो गया स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आपको जहाँ पे स्टॉक्स आपको मिलेंगे, क्योंकि अगर जैसे हमें कोई स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स लेने हैं तो वो उसके लिए हमें स्पोर्ट्स मार्केट में जाना होगा। इसी तरीके से स्टॉक के लिए स्टॉक मार्केट हो गया, ठीक है। अब हमें समझना होगा, सबसे पहले मैं ये चीज़ आपको इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कि आप रिलेट कर पाओ कि मतलब सपोज़ करो लॉन्ग टर्म ट्रेडर को तो इतना मैटर नहीं करेगी ये चीज़, बट लेकिन अगर आप कंपनीज शेयर्स को जो है सेल और बाय करती क्यों है, ये सब चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए, जिससे कि आप एज अ इन्वेस्टर भी अपनी वेल्थ भी साथ साथ बनाते जाओ ट्रेडिंग के साथ, कि आप कंपनीज़ के फंडामेंटल्स को समझ पाओ, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओ, ठीक है। कंपनीज़ में इन्वेस्ट भी करो, ठीक है। एंड उससे आप रिलेट भी कर पाओगे कि मार्केट में स्टॉक प्राइस अब ऊपर क्यों जा रहा है या नीचे क्यों जा रहा है। तो अब हमें तीसरा पॉइंट जो है ये है कि कंपनी जो है अपना शेयर को सेल क्यों करती है मार्केट में, ठीक है।
तो सपोज़ करो अब किसी कंपनी के, मैं सपोज़ करूँ मेरी प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं किसी अब मैं मुझे अपनी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो मुझे उस प्रोजेक्ट में सपोज़ करो वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है ना। बट मेरे पास 100 करोड़ हैं, बट मैं फिर भी उसमें पूरे 100 करोड़ नहीं डालना चाहता। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, सपोज़ करो अगर वो प्रोजेक्ट फेल होता है तो उसमें रिस्क मेरा होगा, ठीक है। मैं सपोज़ करो मैं पूरे 100 करोड़ का रिस्क लेने के बजाय क्या करूँगा, अपनी मार्केट में अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा दूँगा। उससे क्या होगा, मैं वहाँ से फ़ंड रेज़ कर सकता हूँ। सपोज़ करो तो वहाँ से जैसे, या आईपीओ लॉन्च करा दूँगा। आईपीओ से क्या होगा, मुझे फ़ंड रेज़ करने को मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मैं अपने 100 करोड़ इन्वेस्ट करना चाह रहा था, वहाँ पे मैं अपने तो डालूँगा 50 करोड़, और 50 करोड़ मार्केट से रेज़ कर लूँगा। जैसे कि आप लोग जब पैसे दोगे कंपनी को, तो वहाँ से वो लोग इन्वेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से उनके पास 100 करोड़ का फ़ंड जो उन्हें रेज़ करना था वो रेज़ कर लेंगे। अब उससे क्या होगा, जो कंपनी का ओनर था या और जो लोग थे जो मतलब मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स थे, उनका जो है ना रिस्क एपेटाइट कम हो गया। सपोज़ करो एक चीज़ में 100 करोड़ डालना है, एक अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि वो फेल भी हो सकता है। वो सारे आउटकम्स को देख कर के चीज़ें को वो करते हैं, ठीक है। तो अब उन्हें फ़ंड रेज़ करने हैं, है ना। या सपोज़ करो उन्होंने पहले कभी लोन लिया था, अब उन्हें कंपनी को, अब वो लोन बैंक को उन्हें देना है, तो उन्हें मतलब कंपनी के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है। तो तब जा कर के वो अपने फ़ंड्स को रेज़ करने के लिए अपनी शेयर देते हैं, एंड बदले में आपसे उसके पैसे ले लेते हैं, ठीक है। और ये सब होता कहाँ पे, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। स्टॉक मार्केट में होता है। तो अब जैसे कि अब है ना, अब आप लोग क्यों शेयर बाय करते हो, है ना। सपोज़ करो आपको अपने, जैसे सपोज़ अगर आप शेयर बाय करते रिलायंस का बहुत पहले, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, तो आज आपकी वेल्थ बन चुकी होती। सपोज़ करो अगर आप इन्फोसिस 1970s में या 1980 के टाइम पे बाय करते कभी, तो मतलब तो उस टाइम पे ये जो शेयर हैं, जैसे अब एमआरएफ का जो शेयर है वो 1 लाख समथिंग है। वो एक टाइम पे 1 से स्टार्ट हुआ था, 0 से स्टार्ट हुआ, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, वहाँ से वो कम शेयर बढ़ते बढ़ते वहाँ 1 लाख के पार चला गया। तो जैसे, तो अब उसी तरीके से अगर आप उसमें पैसा डालोगे तो उसमें आपको स्टॉक में रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। सपोज़ करो आप किसी भी चीज़ में डालते हो, जैसे गोल्ड है, गोल्ड अब के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिटर्न देने लगा पिछले 1-2 साल से, वरना गोल्ड नॉर्मल 8%, 9%, 10 से 12%, इससे ज़्यादा रिटर्न गोल्ड नहीं देता था, ठीक है। एंड जो बैंक और एफडी हैं वो 10 से 12% का रिटर्न देते हैं। तो लोग अपने पैसे को ज़्यादा जल्दी ग्रो करने के लिए, अपनी वेल्थ बनाने के लिए, अमीर होने के लिए, ठीक है, अपना पैसे को स्टॉक मार्केट में डालते थे, जिससे कि वो ज़्यादा रिटर्न कमा पाएँ, ठीक है। जैसे अगर आप बैंक में डालते, यही 100 रुपये अगर आप बैंक में डालते, तो आपके बैंक आपको 8% का रिटर्न देगा, तो अगले साल ये 108 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर आप 2 साल को हटा दो पिछले, और उसके पहले आप इस 100 रुपये को इसमें डालते, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते, गोल्ड खरीदते 100 रुपये का, तो वो लगभग 108, 124, 100। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता था, स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है अगर सारे सिनेरियोज सही हैं। जैसे कि अगर वॉर नहीं चल रहा है ना, एंड डोनाल्ड ट्रंप उल्टी सीधी हरकत नहीं कर रहा, तो उसके मतलब उस टाइम पे सबसे बेस्ट जो होता है वो स्टॉक मार्केट रहता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है एंड बिज़नेस ग्रो करते हैं। जब किसी देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो वहाँ के बिज़नेस ग्रो करेंगे, वहाँ के बिज़नेस ग्रो करेंगे, इसका मतलब है वहाँ के स्टॉक मार्केट में शेयर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब रिलायंस शुरू हुआ था, टाटा मोटर्स शुरू हुए थे, एक टाइम पे 0 से स्टार्ट हुए थे, और उस टाइम पे जिन लोगों ने 1000 रुपये, 10,000 रुपये के अपनी वेल्थ का 10% या जो प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय इनमें इन्वेस्ट करते, तो वो आज 100 करोड़ के ऊपर बैठे होते, ठीक है। तो इस तरीके से वेल्थ बनती है। या आपको कोई बिज़नेस सस्ता लग रहा है, सपोज़ करो अब आपको एक और रीज़न हो सकता है, जैसे आपको मान लो आपको किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है अपने पैसे, तो क्या है ना, आपको मैनेज भी करना पड़ेगा, आपको उस बिज़नेस के लिए टाइम भी देना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी, हायरिंग, मल्टीपल चीज़ें आपको काम करनी पड़ेंगी। लेकिन सपोज़ करो कोई रियल एस्टेट कंपनी है जिसका काम आपको अच्छा लग रहा है, जैसे ओमेक्स है एंड मल्टीपल है, इनूमैक्स है, तो मल्टीपल कंपनी, आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उस कंपनी में जाके एज जो बिज़नेस आप करना चाहते हो वही उससे रिलेटेड कंपनी आप स्टॉक मार्केट में ढूंढो और देखो कि किसके फंडामेंटल सबसे अच्छे हैं। फंडामेंटल का मतलब है किसका प्रॉफिट, कौन कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कौन सी कंपनी सस्ती मिल रही है, तो वो जा कर के आप बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप ओनर भी बन जाओगे इस कंपनी के, आपको डिविडेंड भी मिलेगा एंड आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी। तो मल्टीपल चीज़ों की वजह से लोग जो है शेयर खरीदते हैं, ठीक है।
ये था बड़ा रीज़न। लेकिन ट्रेडर लोग क्या करते हैं, इसी को शॉर्टर टाइम फ्रेम पे खरीदते बेचते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये बढ़ने वाला है, ये घटने वाला है। लेकिन मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट का पहले मैं फंडामेंटल्स इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप रिलेट कर पाओ, एज अ ट्रेडर भी आपको सारी चीज़ें समझ में आए, फिर आप चीज़ों को जान पाओ, ठीक है। अब आ गया ये सब काम, जैसे मुझे शेयर खरीदना है, कंपनी को अपने शेयर बेचने हैं, वन ऑन वन तो वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो ये किसके थ्रू होता है, ये होता है स्टॉक एक्सचेंज होते हैं दो, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सबसे ज़्यादा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जो 1992 में बना था। एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 में बना था। यहाँ पे कंपनी में जो है ना शेयर बाय सेल किए जाते हैं। तो जैसे कंपनी, ये एक तरीके से जो मार्केट, जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर ही ये दोनों हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी, ठीक है। तो ये वहाँ ये चीज़ें, ये आपके लिए जो है शेयर कंपनी से खरीदती है और आपको देती है। एंड फिर आज जैसे कंपनी को आपको डिविडेंड देना होता है, ये सब इनका काम होता है, ठीक है। अब ब्रोकर्स इनके पास रहते हैं, ये ब्रोकर्स इनसे बोलते हैं, नेशनल इनके पास स्टॉक पड़े रहते हैं। जैसे अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो 1875 में एस्टेब्लिश हुई थी, ये सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, ये बाद में। लेकिन एनएससी और बीएससी में क्या रहता है ना, एनएससी जो है वो उसमें ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है। जब जैसे हम लोग शेयर बाय और सेल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर सपोज़ करो मैंने शेयर तो कभी कभार मैंने बाय कर लिया, लेकिन अगर उसमें कोई बायर ही ना मिले मुझे, मान लो मैंने एक शेयर अभी रिलायंस का बाय तो कर लिया, लेकिन अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है और अब मैं उस शेयर को बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन उसको कोई खरीदारी ना मिले उस शेयर का, तो लिक्विडिटी बोलते हैं उस चीज़ को, कि लिक्विडिटी है कि कोई बहुत ज़्यादा खरीद बेच होती है। तो खरीद बेच जो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है ना, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मिलती है एज़ कम्पेयर टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के लिए ये हेडेक नहीं है, उनके वो कितने भी क्वांटिटी से करें, 1 करोड़ 10 करोड़ दोनों मैनेज कर सकते हैं आपका, ठीक है। लेकिन एज़ कम्पेयर फॉर अ ट्रेडर जो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है, जहाँ पे जल्दी जल्दी शेयर बाय सेल होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ज़्यादा अच्छे से होते हैं, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा अच्छी लिक्विडिटी है, ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं उसके अंदर एज़ कम्पेयर टू बॉम्बे, ठीक है। अब क्या है, और इसमें जो है ना, इसमें सिर्फ 2000 एटलीस्ट 2000 कंपनी लिस्टेड हैं, बट इसमें 5000 कंपनीज हमारे देश की लिस्टेड हैं। तो ये एक्सचेंज बड़ा एक्सचेंज है, एनएससी बीएससी। और जब आप ज़ीरोधा में, धन में, जब भी आप कोई शेयर बाय करेंगे, वो आपको दोनों ऑप्शन दिखाता है, एनएससी में खरीदना है या बीएससी में। थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस चलता रहता है, जैसे सपोज करो कोई शेयर 185 का है, तो वो उस पर एनएससी पे दिखेगा 185.71 का, और वहाँ दिखेगा 185.7 का, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता रहता है, बट इसमें आपको ज़्यादा कंपनीज नहीं मिलती, 2000 कंपनीज हैं, बट एनएससी में ज़्यादा है। बट जो कंपनी दोनों में रजिस्टर्ड है ना, वो आपको ब्रोकर जैसे धन, ज़ीरोधा दोनों दिखाते हैं कि एनएससी में बाय करना है, बीएससी में, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बाय करना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। तो वो आपके ऊपर है, आप किसी में भी बाय कर सकते हो। और ये जो लिक्विडिटी वॉल्यूम का चीज़ मैंने आपको बताई है, ये आपके लिए, मतलब ये आपके लिए टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, ये तो बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, या जो बहुत ही बड़े करोड़ों से भी ऊपर की ट्रेड करते हैं उनके लिए है, वरना इतनी लिक्विडिटी आप दोनों स्टॉक एक्सचेंज में आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब आता है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 क्या है ना, ये हमारे जैसे हर मार्केट का, मैंने बताया स्टॉक मार्केट में, हर मार्केट में अपना अपना, हर देश का अपना अलग अलग मार्केट होता है। तो निफ्टी 50 क्या है ना, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, ठीक है। मैं अब आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसमें हम, जहाँ पे टॉप 50 कंपनीज जो हैं रजिस्टर्ड हैं, मतलब देश की हमारे टॉप 50। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है, क्या निफ्टी 50 है ना। एक सेकंड में वीडियो को पॉज करता हूँ। तब ये जो है मैंने अपनी स्क्रीन पे लगा दिया आपको निफ्टी 50 इंडेक्स। तो निफ्टी 50 इंडेक्स ये हमारे सामने है। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि इंडिया का मार्केट जो है, इंडियन स्टॉक मार्केट से 2000 करोड़ वाइप आउट हो गए, या अमेरिकन स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो गए। अभी रिसेंटली जापान के मार्केट से 48 ट्रिलियन का जो वाइप आउट हुआ है, $48 ट्रिलियन वाइप आउट हुए हैं, या कुछ ऐसा, $4.8 ट्रिलियन समथिंग तो वाइप आउट, ऐसी कुछ न्यूज़ थी। तो मार्केट का पता कैसे चलेगा कि इंडिया का स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, या इंडिया के सपोज करो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में रिलायंस, वो अमेरिका में जो है एप्पल का शेयर तो बढ़ रहा है, अमेज़ॉन का डाउन जा रहा है, एंड क्या कहते हैं एनवीडिया का
मतलब ना डाउन जा रहा ना अप जा रहा, तो आप ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे निकालोगे कि अमेरिकन मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, या इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, या ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है बढ़ रहा है घट रहा है, क्योंकि इतने सारे शेयर्स हैं, आप कोई शेयर देखोगे तो बढ़ा हुआ दिखेगा, कोई शेयर देखोगे तो घटा हुआ दिखेगा। तो लेकिन उन सभी देशों के लिए जहाँ जहाँ भी स्टॉक मार्केट है, हर कंट्री में स्टॉक मार्केट अपना है, तो वो कंपनी में क्या करते हैं, उनमें एक इंडेक्स होता है जो है हमारे यहाँ पे है निफ्टी 50। निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जो दिखाता है टॉप 50 कंपनीज हमारे कंट्री की, हाँ इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, जो सबसे बड़ी टॉप 50 कंपनीज है, जैसे रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गई, एंड टाटा मोटर्स हो गया, या एमआरएफ हो गया, जितनी भी टॉप 50 सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है, एंड विप्रो हो गया। तो जो वो कैसा परफॉर्म कर रही है उसका ये मतलब ये इंडेक्स हमें दिखाता है कि कैसा मार्केट परफॉर्म कर रहा है। सपोज करो कि अगर ये इंडेक्स गिर रहा है ना, इसका मतलब है कि ये टॉप 50 कंपनीज में गिरावट है, ठीक है, HDFC बैंक हो गया या कोई भी कंपनी हो गई, तो अगर ये गिर रहा है ना, तो इसका मतलब है HDFC बैंक गिर रहा है, मतलब अगर वो सारे इससे बेसिकली हम इवेल्युएट करते हैं या असेस करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा है या बढ़ रहा है ना। तो टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस ये हमें चार्ट पे दिखाता है, ये कोई शेयर नहीं है, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ना तो बाय कर सकते ना सेल कर सकते, यहाँ पे बाय एंड सेल का ऑप्शन ज़रूर दिखा रहा है ये, लेकिन आप इसको ना तो बाय कर सकते ना सेल, ये बेसिकली सिर्फ एक इंडेक्स है जो दिखा रहा है कि हमारा स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। अब जैसे आज के टाइम, आज ग्रीन कैंडल लास्ट में क्लोज हुई, मैं आपको दिखाता हूँ हमारा स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। हमारा स्टॉक मार्केट नीचे पहले तो रेड में क्लोजिंग हुई, बट इसने नीचे से रिजेक्शन लिया, ठीक है। इसका मतलब है दिन के एंड में ये जो है ना ग्रीन में, मतलब काफ़ी रिजेक्शन लिया है यहाँ से कि मार्केट एंड में बढ़ा। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ अपनी, क्या कहते हैं मैं देखता हूँ उसमें अपनी, क्या कहते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैंने एक लिस्ट बना रखी है अपने शेयर्स की, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा मेरे, जैसे अब मैंने आपको बोला, मैंने सपोज करो मैंने यहाँ पे बोला इंडियन स्टॉक मार्केट भले ही रेड में क्लोज हुआ हो, लेकिन इसमें एंड में बढ़ा है, एंड में हमारा स्टॉक मार्केट बंद होने से पहले बढ़ा, तो इसका मतलब है क्लोजिंग थोड़ी अच्छी हुई, इसका मतलब स्टॉक मार्केट बढ़ा। तो अब मैं अपने, देखो सारी चीज़ें, सब चीज़ें ग्रीन में हैं। मैं आपको अपनी लिस्ट दिखाता हूँ जो मेरे स्टॉक्स हैं, जो मैंने उसमें सेव कर रखे हैं। जैसे सपोज करो, चलो यही स्टॉक ले लेते हैं, रेन इंडस्ट्रीज़, तो ये बढ़ा होगा आज, क्योंकि निफ्टी 50 ने दिखाया कि हमारा स्टॉक मार्केट एंड में बढ़ा। तो आप देख लीजिए, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई और बहुत प्यारी क्लोजिंग हुई है इसकी 204 पे, ठीक है। कल ये जो शेयर था यहाँ पे क्लोज हुआ था 192 पे, और आज 203 रुपये पे ये चला गया। इसका मतलब स्टॉक मार्केट बढ़ा। कोई भी शेयर आप उठाओगे ना मेजर, मोस्टली वो शेयर आज बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि हमारे निफ्टी 50 ने हमें ये इंडिकेट कर दिया। अब जैसे ये था, ये कितनी रेड कैंडल थी, कितना ज़्यादा प्राइस मार्केट में पैसा गिरा था, इसका मतलब इस दिन हमारे स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर कंपनियों के शेयर प्राइस गिरे होंगे। तो ये एक तरीके से इंडेक्स है जो हमें इवेल्युएट करने के लिए, एसेस करने के लिए हेल्प करता है कि हाँ, कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट आई और आज इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडियन स्टॉक मार्केट में आज बढ़ावट आई। लेकिन ये हो गया निफ्टी 50। तो इसी तरीके से हर मार्केट, हर कंट्री में, जैसे जापान का मार्केट है निकी, कुछ ऐसा ही करके, रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है जापान का स्टॉक मार्केट, ठीक है, ये जापान का मार्केट है, हमें ये जापान का मार्केट इंडिया। तो अब जैसे जापान के मार्केट में ग्रीन कैंडल आई और रिजेक्शन आया, हैमर बना, इसका मतलब है जापान का मार्केट भी बढ़ा है अच्छा खासा। तो इससे देखो, मैंने इसी से यही चीज़ें ये इंडेक्स देख के आपको बता दिया कि मार्केट में बढ़ा होगा, मोस्टली शेयर जो है ना अच्छा परफॉर्म किए होंगे आज के दिन। तो ये इंडेक्स है, इसको हम इन सबको खरीद नहीं सकते। अमेरिकन के लिए है, अमेरिका के लिए है, कोई सा तो है, डो जोन्स है एक, तो ये मल्टीपल इंडेक्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी 50। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब हमारा नेक्स्ट चीज़ पे हम चलते हैं, ठीक है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब मार्केट में कौन कौन ट्रेड करता है, जैसे अब मार्केट में ना जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके के, जैसे 4 लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये 4 लोग ही ट्रेड करते हैं। एक हो गए रिटेल ट्रेडर, है ना,
जैसे हम हो गए, जैसे मैं ट्रेड करूंगा मार्केट में तो मैं भी रिटेल ट्रेडर हूँ, आपको जब ट्रेडिंग आ जाएगी आप ट्रेड करोगे, आप भी रिटेल ट्रेडर हो, हम सब रिटेल ट्रेडर हैं। क्यों? क्योंकि हम कितने पैसे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ मैक्सिमम, तो हम रिटेल ट्रेडर्स के अंदर आते हैं, है ना। अब आते हैं इंस्टीट्यूशंस होंगे, जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स का ऐड देखा होगा, LIC का ऐड देखा होगा, एंड अब वो आपसे पैसे लेके जैसे आपको 10-12% का रिटर्न एंड में देते हैं, बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न देते हैं वो आपको, और कहते हैं, और वो बाद में टर्म्स एंड कंडीशन में बोलते हैं कि मार्केट से अधीन रिस्क, कुछ ऐसा करके बोलते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि ये जो रिटर्न है मार्केट पर वेरी करते हैं, कि मार्केट रिटर्न्स के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, अब वो क्या आपका पैसा लेते हैं, सपोज करो आप मेरे से उन्होंने पैसे ले लिया, या मैंने FD में डाल दिया बैंक का पैसा, मुझे FD क्या है 8% रिटर्न देगी, लेकिन वो FD रिटर्न कहाँ से ला रही है 8% का, बैंक कहाँ से ला रहा है, वो स्टॉक मार्केट में कंपनीज को लोन दे रहा है, ठीक है, या बैंक स्टॉक्स में खुद ट्रेड कर रहा है। म्यूचुअल फंड्स क्या है, जैसे म्यूचुअल फंड खुद ट्रेड कर रहा है आपके लिए। जैसे मैं सपोज करो मैं एक ट्रेडर बन जाऊँ, एक कंपनी खोल लूँ माई फंड के नाम से, एंड मैं लोगों का पैसा लूँ, लोगों को कहूँ कि 8% से 12% के बीच में मैं आपको रिटर्न निकाल के दूंगा, एंड मैं आपके पैसे से रिटर्न बनाऊँ 25%, 30% या 200%, मगर आपसे मेरी डील हुई है कि मैं आपको 10-12% रिटर्न दूंगा, तो बचा हुआ प्रॉफिट मेरा होगा। तो उसी तरीके से इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, जिसमें हो गया बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, या म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये इस तरीके से काम करते हैं। बैंक्स लोन भी दे देता है कंपनी को, जैसे हम बैंक्स ने आपका सपोज करो 10 लोगों का 10-10 हज़ार रुपये लेके 1 लाख रुपए का लोन दे दिया बैंक को 20% पे, और आपके 10-10 हज़ार रुपये पे बैंक ने आपको बोल दिया मैं 100 रुपये आपको दूंगा, ठीक है। तो उस तरीके से बैंक अलग अलग तरीके से पैसे कमाता है, ट्रेडिंग मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं वो। अब सोचने वाली बात ये है कि तो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। सपोज करो हर किसी को देखो ट्रेड नहीं आती, हर कोई ट्रेडिंग नहीं करता, हर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, तो उसमें वो लोग उनके बिहाफ पे ट्रेड कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो सिंपल सी यही बात हो जाती है, ठीक है। अब हो गया FIIs कौन होते हैं। FIIs होते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो हमारे देश में पैसा आता है बाहर से। जैसे आप सपोज करो अब बाहर की कंपनी के लोग हैं, या बाहर के बिजनेसमैन, बाहर के इन्वेस्टर्स हैं। जैसे अब म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड हमारी ही कंपनी में इंडियन स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसे अपॉर्चुनिटी एप्पल के शेयर में, एनवीडिया में एंड सैमसंग में भी तो दिख रही है। तो वो अपना पैसा पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट के बजाय हर स्टॉक मार्केट में डालना चाहेगा, जापान के मार्केट में डालना चाहेगा, चाइना के मार्केट में भी। तो जब ये म्यूचुअल फंड्स बाहर अपना पैसा डालेंगे, तो ये अमेरिका के लिए, जैसे म्यूचुअल फंड है यहाँ पे, म्यूचुअल फंड अगर अपना पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा तो वो अमेरिका के लिए फॉरेन इन्वेस्टर होगा, ठीक है। इसी तरीके से सपोज करो अब इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क को हमारी कंपनी में जो है पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है किसी ईवी कंपनी में या महिंद्रा में, उसे इन्वेस्ट करना है, तो वो हमारे लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, क्योंकि उनकी नेटवर्थ बहुत बड़ी है, वो हज़ारों करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, वो कंपनी से डील करेंगे। तो उस तरीके से FIIs जो है ना हमारे स्टॉक मार्केट में, देखिए क्या है ना, हमारा स्टॉक मार्केट अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और हमारा इकोनॉमी अभी बढ़ सकती है। तो ये चीज़ें, जैसे अमेरिका है, अमेरिका भी मैक्सिमम ग्रोथ पर है, मतलब अमेरिका की 25 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रही है, तो और उसमें ग्रोथ इतना नहीं दिख रही, तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा निकाल के और देशों के स्टॉक मार्केट में डालते हैं जहाँ पे ग्रोथ और ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से बाहर के लोगों को हमारे देश में जब पैसा इन्वेस्ट करना है, सपोज करो मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ अमेरिकन, और मुझे इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो मैं वहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसे लगाऊंगा, तो वो मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो, ठीक है। वो भी इन्वेस्टर है, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, लेकिन अगर मैं बड़े लेवल पे फॉरेन से इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आऊँगा। अब एक आते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए DIIs, जिसको हम बोलते हैं DII हो गए। जैसे सपोज करो इंडिविजुअल पर्सन, सपोज मुकेश अंबानी जो हैं, उनको कोई भी कंपनी में जो है दिखा कि कैंपा में उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो गए। सपोज करो अजीम प्रेम जी या रतन टाटा ने किसी एक्स कंपनी या किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करा, या किसी और छोटी स्टॉक मार्केट कंपनी लिस्ट में अपना पैसा जो है 10-12% की इक्विटी खरीद ली, तो वो DIIs हो गए। या राकेश झुनझुनवाला जो है, जैसे राकेश झुनझुनवाला थे, उन्होंने थोड़ा SBI में अपना पैसा डाल दिया 700 करोड़ 500 करोड़, फिर कुछ रॉयल एक्स में डाल दिया। तो उस तरीके से
जो है अपना, जो इंडिया के अंदर ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या बड़ी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो 200-300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है दूसरे किसी कंपनी में, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये 4 तरीके के लोग होते हैं जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FIIs और DIIs कितने करोड़ की बाइंग रोज करते हैं, कितने करोड़ की सेलिंग रोज करते हैं, ये आप जाके NSE की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि ये कितने हज़ारों करोड़ में क्या करते हैं, ठीक है, कि हर वो सारा डेटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब आता है मार्केट टाइमिंग्स। मार्केट टाइमिंग क्या होती है? प्री ओपन सेशन 9 बजे से 9:15। तो प्री ओपन सेशन में क्या होता है ना, जो ब्लॉक डील्स होने वाली होती हैं, जैसे सपोज करो अभी मेरे को बहुत सारे शेयर्स बेचने हैं दूसरी कंपनी को, तो मैं ना ब्लॉक डील करूंगा। ब्लॉक डील क्या होगी? 9 बजे से 9:15 में टाइमिंग होगा, पहले डील कर लूँगा मैं कि मैं अपना शेयर पहले बेचना चाह रहा हूँ। वैसे तो इसमें हमारा रिटेल ट्रेडर का इतना जो है मैटर नहीं करती है बल्क प्री ओपन सेशन, लेकिन इससे हमें दिख जाता है कि मार्केट में आज ट्रेड में कैसा होने वाला है, क्योंकि 2-4% बढ़ जाता है मार्केट। सपोज करो बल्क डील होने वाली है सुबह ही सुबह, रतन टाटा को ये रिलायंस शेयर में सपोज करो बहुत छोटी कंपनी में उन्होंने बल्क डील करके 40% की इक्विटी लेने वाले हैं, तो वो सुबह सुबह में है ना, वो स्टॉक है ना 4% 5% मार्केट खुलने से पहले ही 9:15 से पहले ही आपको 4-5% ऊपर दिखेगा, है ना। तो वो प्री ओपन सेशन होता है जिसमें बल्क में डील होती है मार्केट खुलने से 15 मिनट पहले, ये टाइम प्री ओपन सेशन होता है ना। बड़ी बड़ी डील्स इसमें होती हैं, इसमें हम रिटेल ट्रेडर नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। अब मार्केट जो ओपन होता है हमारे लिए होता है 9:15 पे, ठीक है। 9:15 से 3:30 बजे मार्केट जो है क्लोज होता है, ठीक है। सैटरडे संडे और नेशनल हॉलीडेज इसमें रहती हैं। अब होता है रियलिटी चेक। अब मैं बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में लोगों को लगता है ये तो गैम्बलिंग है या तो रिस्क है, मतलब ये लक के ऊपर है। देखिए स्टॉक मार्केट में ना मल्टीपल चीज़ें हैं। अगर कोई आदमी फंडामेंटल सीख ले और ट्रेडिंग सीख ले, तो देखो ट्रेडिंग से क्या है ना, ट्रेडिंग से आप लोग क्या है, जैसे आपने 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखा, 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड करा और मार्केट में अच्छे से ट्रेड कर रहे हो, फिर भी आप उतना वेल्थ नहीं बना पाओगे, एक चीज़ में उलझ के रह जाओगे। लेकिन अगर आप फंडामेंटल सीख लो, कंपनी के एनालिसिस करना सीख लो कि कोई बिजनेस कैसा सस्ता है या नहीं, जैसे आप सब्जी खरीदते हो तो लगता है आपको यार ये तो सस्ते में ले लिया, नहीं तो डील करना सीख लो ना। तो आप क्या करो, छोटे पैसे को पहले ट्रेड करके बड़ा बनाओ। जैसे ही एकदम वो बड़ा है ना, या 2% 2-3 ट्रेड भी सही गए, सीधा पैसा निकाल के उसको स्टॉक मार्केट में डालो और स्विंग के लिए छोड़ो। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1-1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते जाओ। ट्रेड करो, पैसा निकालो और डालते जाओ। वरना क्या होगा ना, ट्रेड करा आपने, पैसे को सोचोगे कैपिटल बड़ा करूँगा, कैपिटल बड़े करने के चक्कर में है ना वो कैपिटल एकदम वाइप आउट हो जाता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस भी करो, टेक्निकल एनालिसिस भी करो, फिर आप ट्रेड करो, तो वो आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ना, आपको दूसरी तरफ हो सकता है कि आपको लॉस भी हो सकता है, या आप मतलब किसी की टिप्स फॉलो करोगे तो आप मतलब अगर आप खुद नहीं सीखोगे और दूसरे की टिप्स पे फॉलो करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होते हैं। कि जैसे आपने मूवीज़ भी देखी होंगी कि किसी शेयर को बढ़ाए जा रहे हैं, फिर एकदम से पैनिक सेलिंग में, मतलब एकदम से उन्होंने शेयर सेल कर दिया और आपका पोर्टफोलियो अब लॉस में है, और लॉस बहुत ज़्यादा है कि अब आप उसको बेच भी नहीं पा रहे, मतलब आपका हाथ भी नहीं पड़ रहा, जैसे बस ज़ीरो के बराबर ही हैं वो पैसे, तो ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्कीम्स आती हैं, टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं, हमारे टिप्स एंड ट्रेड फॉलो करो और हमारी फ़ीस है 1-2 हज़ार रुपये, ये तो इन सब चीज़ों के चक्कर में आपको पड़ना नहीं है।